बेटा हमारी एग्ज़ाम सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको मालूम है ये एग्ज़ाम सीरीज़ हमने चलाई है जिसमें हमारा एम है हिस्ट्री में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना। इसका पहला पार्ट ईंटें मन के और अस्थियां का भाग एक पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप आई बटन भी दबाकर उस चैप्टर को, उस पार्ट को देख सकते हैं। अब हम इसी का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए एवं बताइए कि इनकी पूर्ति किस प्रकार की जाती थी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आपको मालूम ही है कि हमें आंसर पॉइंट वाइज लिखना होता है। तो हम इसको देखते हैं कि क्या क्या हमारे पॉइंट्स इसमें बनेंगे। तो पहला बनेगा, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। अब हम सेकंड पार्ट में बता रहे हैं, कुछ सामान जैसे मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, लेकिन कुछ वस्तुएं जैसे लकड़ी तथा धातु पत्थर, ये चीज़ें हमें बाहर से मंगाने पड़ते थे। अब बाहर से मंगाने के लिए इनके पास दो टेक्निक थी। पहली थी कच्चे माल के स्रोत के निकट बस्तियां बसा लेना। जैसे नागेश्वर और बालाकोट ऐसी जगह पर हैं जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, कि भाई साहब जहां पे कच्चा माल आसानी से मिल जाता उसी के आसपास अपनी बस्ती बसा लेना। इसी तरीके से अफगानिस्तान में जो शोरतुगही है वो भी ऐसी जगह के निकट है जहां पर लाजवर्दी काफ़ी बढ़िया मात्रा में मिल जाती है। दूसरी टेक्निक क्या थी? तांबे के लिए राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र एवं दक्षिण भारत में सोने के लिए अभियान भेजना। सोने की खान आपको मालूम है बेटा कर्नाटक में है। तो दूसरा तरीका क्या था कि ये लोग जाएंगे हड़प्पा वाले और यहाँ पर जाकर अपना वो सामान वगैरह जो भी खरीद फरोख्त करनी है उसके बारे में ये बात कर लेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट है बेटा, खेतड़ी क्षेत्र में जो साक्ष्य मिले हैं तो उसे पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में, इसको भी समझ लें। तांबा संभवतः ओमान से भी लाया जाता था, क्योंकि जो हमारे हड़प्पा में तांबा मिला है और ओमान में, दोनों में ही निकल के कुछ अंश मिले हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ओमान से ये लाया जाता था। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र, जो एक आपने देखा होगा अपनी एनसीईआरटी की बुक में, एक ब्लैक कलर का एक बर्तन सा दिखा रखा है, वो हड़प्पाई मर्तबान है। वो ओमानी स्थलों से मिला है। उस पर काली परत चढ़ाई जाती थी जिससे कि किसी तरल पदार्थ का रिसाव ना हो। तो ये हमको मिला है ओमानी स्थलों से। इसका मतलब है कि ओमान से इनका व्यापार चलता रहता था। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स हैं, कच्चे माल की पूर्ति कैसे करते थे और क्या क्या कच्चा माल इनको बेसिकली चाहिए होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया के लेखों में प्रयुक्त मगान, दिलमुन तथा मेलुहा किन क्षेत्रों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मगान है वो हमारा ओमान के लिए, जिसका जिक्र अभी हमने किया, उसके लिए किया जाता था प्रयोग। दिलमुन बहरीन द्वीप और मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र। इसमें एक अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामियाई मिथक के अनुसार हाजा पक्षी किस पक्षी को कहा गया है? हाजा पक्षी कहा गया है बेटा मोर को। मेसोपोटामिया जो लेख है उनमें एक पक्षी बोला है हाजा पक्षी, तो उसको संभवतः मोर के लिए प्रयुक्त किया है। और मेसोपोटामिया के लेख किस क्षेत्र को नाविकों का देश कहते हैं? आंसर है हमारा मेलुहा। जो हड़प्पाई क्षेत्र है इनको नाविकों का देश कहा जाता था मेसोपोटामिया लेखों में। ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बेटा एक नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखे रखना। और जो बेटा इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो में वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर ज़रूर देखना। अगला है, हड़प्पा लिपि की विशेषता बताइए। 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट वाइज आंसर देना है। कैसे? इसके अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिले हैं। ये एक सिंपल अलग 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 से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह मिले हैं। आंसर होगा 26। दूसरा है, यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए बेटा कभी कभी इसको रहस्यमय लिपि भी बोल देते हैं। यह एक चित्रात्मक लिपि है, यानी संकेत दिए हुए, इसमें वर्णमालीय लिपि नहीं है। चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच है। ये स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है अलग से आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। जैसे उर्दू लिखी जाती है बेटा राइट टू लेफ्ट, ये ऐसे लिखी जाती थी। और हड़प्पा लिपि
में तांबे के औजार, मिट्टी की लघु पत्रिकाएं, आभूषण और एक सूचना पट हमारा प्राप्त हुआ है। जो मुहर्रम लिखा हुआ बेटा, एक्चुअली मोहरों पे ये लिपि हमको प्राप्त हुई है, तांबे के औजारों पे ये लिपि प्राप्त हुई है, और मिट्टी की जो छोटी छोटी पत्रिकाएं होती थी, लघु पात्र होते थे, उन पर आभूषण और एक सूचना पट भी मिला है। जो जैसे हम आजकल देखते हैं ना कि ये जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं सड़कों पे, वो हमको यहाँ से मिले हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई बेटा। अगला है हड़प्पा समाज में शासकों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो शासक थे या नहीं थे ये बेटा इसमें हमको बताना था, और थे तो वो क्या काम करते थे, वो सारी चीज़ें हैं। पहला तो है हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने के लिए और उन्हें क्रियान्वित करने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी हमको संरचनाएं मिली हैं, तो ये किसी एक आदमी का तो काम हो नहीं सकता था। दूसरा, हड़प्पा की पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता मिलती है। इसका मतलब क्या है? जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, इन सभी जगहों पे जो पुरावस्तुएं मिली हैं वो लगभग लगभग एक जैसी ही मिली हैं। उनमें जैसे ईंटों का अनुपात वगैरह ये सारी चीज़ें। अगला पॉइंट हमारा वही है, ईंटों का अनुपात जम्मू से गुजरात तक एक समान है। तो ये भी बताता है कि भाई वहाँ पे एक रूपता रही है पूरी हड़प्पा सभ्यता में। ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। तो ईंटें बनती थी या विशाल दीवार और चबूतरे, ये एक आदमी तो बना नहीं सकता था या 10-5 आदमी, इसके लिए हजारों आदमी चाहिए होते थे। तो यानी कि श्रम संगठित किया गया था। उसे कौन करता था? शासक। एक जो मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है, उसे एक प्रासाद की संज्ञा दी गई है। प्रासाद यानी कि महल की संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पे बेटा 3 अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पा के समाज में शासक थे ही नहीं। दूसरे मानते हैं पुरातत्वविद कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनके अलग अलग राजा होते होंगे, लोथल के अलग होते होंगे। तीसरे हमारा एक पास तर्क और आता है कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानता मिलती है, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य हैं, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात है, तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के निकट स्थापित होना, ये चीज़ होता है। तो बेटा ये सारी चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं शासकों से संबंधित कि क्या क्या थ्योरीज हैं, और अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है। यानी कि ये माना गया कि ये सभी एक ही राजा के अंडर में आते थे, ये हड़प्पाई क्षेत्र, इसीलिए यहाँ पर इतनी एक रूपता है। तो शासकों की स्थिति का वर्णन हमने कर दिया है। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में बेटा अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया जगहों का, वनों की कटाई हो गई, अत्यधिक बाढ़ हो गई, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग, कि भाई भूमि की उर्वरता समाप्त हो गई तो वहाँ पर लोग उसको छोड़ छोड़ कर जाने लगे, जंगलों की ज़्यादा कटाई हो गई, जलवायु परिवर्तन हो गया, शुष्क जलवायु हो गई, वर्षा कम हो गई, या कहीं पे बाढ़ ज़्यादा आ गई, नदियाँ सूख गई या नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। और ये तो इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। कि भाई हो सकता है इनमें से कोई एक कारण किसी एक बस्ती विशेष के लिए सही रहा हो, लेकिन ये मिलकर किसी सभ्यता के अंत का हमें पूरा ब्यौरा नहीं दे पाते हैं। कनिंघम का भ्रम क्या था? तो पहले हम देखते हैं बेटा, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। वे अपने अन्वेषण के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे, कि जो उनको लिखा हुआ मिलेगा वो उसी के हिसाब से उत्खनन इत्यादि करने में इंटरेस्टेड थे। और जो आरंभिक ऐतिहासिक है काल माना जाता है हमारा 600 BCE से, तो वहाँ से बाद के कालों के प्रति ये ज़्यादा उत्साही थे, इनकी रुचि ज़्यादा थी। और 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच जो चीनी बौद्ध यात्री आए थे, जैसे फाइयान हुएनसांग वगैरह, तो उनके लिखे हुए वृत्तांतों पर ये काफ़ी यकीन करते थे। लेकिन हड़प्पा जैसा पुरास्थल है, वो तो चीनी जो बौद्ध यात्री आए थे उनका हिस्सा था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भी कभी इस नगर के बारे में मालूम नहीं था। इसलिए हड़प्पा कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। अब उनको एक हड़प्पाई मोहर भी दिखाई, लेकिन उन्होंने किसी ऐसे कालखंड में दिनांकित किया जो वो जिससे वो परिचित थे। वो परिचित कब से थे बेटा? 600 BCE के बाद के समय से। तो उसके बाद के समय में उसने उन हड़प्पाई मोहरों को डालने की कोशिश की।
इनका मानना भी बाकी लोगों की तरह था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। तो ये सोच ही नहीं पाए थे कि गंगा घाटी की सभ्यता जो हमारे महाजनपद वगैरह है, अगले पाठ में जो पढ़ेंगे हम, उससे पहले भी भारत का कोई इतिहास रहा था। यही कनिंघम का भ्रम था कि इनके अनुसार भारत का इतिहास 600 बीसी से स्टार्ट होता है और इसलिए ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज़्यादा समझने में असमर्थ रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखालदास बनर्जी 1922 में। और जब ये पुरातत्व सर्वेक्षण हो रहे थे तो उस वक्त भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल। जब सिंधु घाटी की खोज की गई या हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई उस वक्त डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल थे। REM व्हीलर कौन थे? ये बेटा 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने और इन्होंने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक है। यानी कहीं एक टीला है तो ये ना कि मान ले कि भाई एक ही टाइम का है ये, उसमें भी अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं। कोई हो सकता है 3000 BC का हो सकता है कोई 2500 BC का हो। तो इस प्रकार की टेक्निक ये अपनाने वाले ये पहले डायरेक्टर जनरल थे। पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में समझाएं कि बेटा इनको अलग अलग वस्तुएं मिलती हैं, लिपियां मिलती हैं, तो उसको जोड़कर ये कैसे उस सारी स्टोरी को पूरा करते हैं। तो इसमें देखो पहली चीज़ क्या है बेटा, हड़प्पा में जो लिपि मिली उसको हम पढ़ नहीं पाए तो उससे कोई मदद नहीं मिलती। मदद किससे मिलती? भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जो वहाँ से चीज़ें मिले, जैसे मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान इत्यादि। तो इन पुरावस्तुओं का वर्गीकरण ये दो आधार पर करते हैं कि इनको बनाने में प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर कि भाई ये धातु की बनी है या मिट्टी की बनी है या पत्थर की बनी है वो। दूसरा है इनकी उपयोगिता के आधार पर कि भाई ये किस चीज़ के लिए उपयोग में लाई जाती थी, घरेलू आवश्यकताओं के लिए प्रयोग में आती थी या अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए उनमें ये प्रयोग में आती थी। कभी कभी जो पुरातत्वविद हैं उनको अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हड़प्पा से कपास के टुकड़े तो मिले हैं, लेकिन हड़प्पा के लोगों के पहनावे में के बारे में जानने के लिए वहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली हैं उनके चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है कि भाई मूर्तियों को जिस प्रकार के कपड़े पहनाए दिखाए गए हैं वैसा ही पहनावा ये भी पहनते होंगे, ये हम मानते हैं। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ों को मिलाकर अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मोहनजोदड़ो की नगर योजना के विषय में समझाएं। इस पाठ में अगर कोई एक 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट एक यही क्वेश्चन बनता है कि भाई यहाँ की नगर योजना के बारे में बताएं। पहली चीज़ है बेटा, सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल था ये हड़प्पा सभ्यता का। बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, एक तो निचला शहर और दूसरा भाग था दुर्ग जो ऊंचाई पर बनाया गया था। और ये दुर्ग है कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था और इसको दीवार से घेरा गया था, यानी इसके चारों तरफ दीवार बनाई गई थी। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। बेटा थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इग्नोर करो उसको। तो दुर्ग भी दीवार से घेरा गया था और निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। पहले बस्ती का नियोजन किया, उसके बाद कार्यान्वयन। जैसे आजकल होता है ना कि पहले घर का नक्शा बनाते हैं उसके बाद घर बनाते हैं, तो सेम यहाँ पर किया गया था कि पहले बस्ती का नक्शा बनाया गया और फिर बस्ती बनाई गई। भट्टी में पकी अथवा धूप में सूखी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और उनका अनुपात एक निश्चित होता ही था, ऊंचाई चौड़ाई लंबाई में 1:2:4 का अनुपात होता था। सड़क तथा गलियां जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक विशेषता है, ग्रिड पद्धति पर बनाई गई थी जो एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती थी। यहाँ पर भी हम मानते हैं कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, बाद में उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। पहले पूरी ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, उसके बाद टाउन प्लानिंग की गई। इसमें और पॉइंट्स हैं। प्रत्येक घर में कम से कम एक दीवार गली से सटी हुई थी ड्रेनेज के लिए। घरों के केंद्र में एक आंगन होता था और चारों तरफ कमरे बने होते थे। और एकांतता यानी कि प्राइवेसी को महत्व दिया जाता था, इसलिए जो ग्राउंड फ्लोर पर दीवारें थी उनमें खिड़कियां नहीं होती थी। ईंटों की फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था, बाथरूम होता था।
सीढ़ियों के भी अवशेष मिले हैं, यानी कि हमको फर्स्ट फ्लोर यानी कि दूसरी मंजिल के भी अवशेष मिले हैं। कई आवासों में अपने कुएं थे। कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो दुर्ग है उस पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बनाई गई संरचनाओं के अवशेष मिलते हैं। इनमें पहला है माल गोदाम, दूसरा है विशाल स्नानागार। तो बेटा यहाँ पर ये हमारा वीडियो खत्म होता है। फर्स्ट लेसन के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने दोनों पार्ट्स में वो मिलकर कवर कर लिए हैं। अगले पार्ट में हम सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।